क्या स्टेटस है आपकी स्टडीज़ का? तैयारी बना है मिड टर्म की तैयारी कर रहे हैं? माइक ऑन करें, आवाज़ आ रही है? सर आवाज कट कट के आ रही है सर। अभी बताया, आपको आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है, ओके। तो मैं पूछ रहा था कि अभी क्या स्टेटस है आप लोगों का, मिड टर्म की तैयारी कैसे जा रही है और क्या कुछ कर रहे हैं? अपडेट करें जरा, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, कैसे तैयार कर रहे हैं? सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं। ठीक है, तो कोई डिफिकल्टी आ रही है? तैयारी ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? सर कुछ चीज़ों में इशू है। अच्छा, सर जैसे आपने असाइनमेंट 2 में क्वेश्चन दिया था जो हम सब ने सही नहीं किया, जी जी। सर वो एक प्रॉब्लम हो गया। तो मुझसे डिस्कस करते हैं ना, आप कोई सेशन रख लेते हैं। सर वो सैटरडे संडे ना दूसरे सब्जेक्ट की असाइनमेंट थी, उसी में निकल गया। असाइनमेंट मिले हुए थे? हाँ सर, बाकी सब्जेक्ट्स की भी, और अब आज भी एक असाइनमेंट ड्यू है और कल भी एक असाइनमेंट ड्यू है। अच्छा, चलो चलो, एनीवेज उसको सॉर्ट आउट करें, प्रॉब्लम को टाइम अगर निकाल सकें तो मैं आपको हल कर लूँगा। जी सर। ठीक है, चलें। आज हम चैप्टर 2 के जो शुरू की जो टॉपिक है 2.3, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वहीं से कंटिन्यू करना है, ठीक है? और इसको आज कंप्लीट करना है चैप्टर 2 को। इसमें हम लोग देखते हैं रिस्पॉन्सेज ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। इसमें टाइम रिस्पॉन्स की बात कर रहे थे हम। तो किसी भी सिस्टम को लैप्लास से टाइम डोमेन में कैसे लेके जाना है और उसमें जो रिस्पॉन्स है वो किस तरह का होगा, ये हम देख रहे थे। तो हम वी वर टॉकिंग अबाउट द आउटपुट y ऑफ t फॉर एन इनपुट r ऑफ t, ठीक है? सो y ऑफ t क्या चीज़ होती है? व्हाट इज y ऑफ t ऑफ अ सिस्टम? What is y of t? Y of s लाप्लास डोमेन में, और जब इसका इन्वर्स लाप्लास लेते हैं तो वी फाइंड आउट y of t। तो व्हाट इज y of t एक्चुअली? ये कौन सा वेरिएबल होता है या कौन सी क्वांटिटी होती है सिस्टम की जिसको हम कहते हैं y of s या y of t? स्क्रीन नजर आ रही है आपको?
Is the screen visible to all of you? Can you listen to me? कहाँ गायब हो जाते हैं आप लोग? कहाँ आपको आवाज आ रही है? विजिबल है सर। तो क्वेश्चन मैंने जो किया है कि व्हाट इज वाई ऑफ टी फॉर अ सिस्टम, वाई ऑफ टी क्या होती है? ये वाई ऑफ एस इन लैप्लास डोमेन, जब इसको इनवर्स लैप्लास लेते हैं तो इट बिकम्स वाई ऑफ टी। तो वाई ऑफ टी जो होती है वो सिस्टम की कौन सा पैरामीटर है, कौन सा वेरिएबल है, ये कौन सी क्वांटिटी है? जी, एनीवन पढ़ा नहीं है जाके? साथ साथ पढ़ नहीं रहे हो? सर अभी बाकी सब्जेक्ट्स इतनी टेंशन में नहीं तो सर 5 पेपर जी उमर आप बताएं। पूरा है। अली नवाज, सर असमत, वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल एंड आर वेरिएबल। ताहा कुछ आवाज आपकी सही क्लियर नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बोलो, क्या कह रहे हो आप? वाई ऑफ टी क्या है? सर वाई ऑफ टी हमारा आउटपुट होता है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जी बिल्कुल सही। वाई ऑफ टी जो है ना वो आपके सिस्टम की आउटपुट होती है, ठीक है? ये चीज ध्यान में रखेंगे, वाई ऑफ टी जो है ना वो एक्चुअली सिस्टम की आउटपुट है, राइट? तो वी वुड लाइक कि सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस का मतलब है कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की आउटपुट कैसी होगी, दैट इज वी आर गोइंग टू सी। और इसमें इनपुट जो सर है मेरे पास इंटरनेट का इशू है, मैं डिस्कनेक्ट करके दोबारा करता हूं। ओके। तो सिस्टम के जो रिस्पांस है दैट इज द आउटपुट and that is represented by y of t or y of s, और रिस्पांस जो है आउटपुट का दैट इज इन व्हाट सिस्टम किस तरह से आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, कैसे आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, दैट वी आर गोइंग टू सी। अब सिस्टम की आउटपुट क्या हो सकती है? सिस्टम की आउटपुट कोई आपकी किसी मोटर की शैफ्ट का रोटेशन हो सकती है, ठीक है, कि किस स्पीड के ऊपर मूव कर रही है, क्या उसकी किस क्या पोजीशन, क्या पोजीशन कैन बी द आउटपुट, स्पीड कैन बी द आउटपुट, ठीक है। इसी तरह से किसी रोबोट आर्म की पोजीशन क्या है या स्पीड उसकी क्या है, किस तरह से मूव कर रहा है वो, उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या है, तो दैट इज द आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जो है ना वो आपकी फिजिकल सिस्टम की रिस्पांस जो है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो किसी गाड़ी की स्पीड हो सकती है, ठीक है। उसको आपने जब ब्रेक लगाई है, इनपुट दिया ब्रेक, तो वो कितना टाइम के बाद वो रुक जाएगी, दैट इज द रिस्पांस, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप का यू कैन थिंक ऑफ सिस्टम की आउटपुट इन डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हो सकती है, सिनेरियोज क्या हो सकती है, ठीक है। वो जरूरी नहीं है कि वोल्टेज सिग्नल ही हो, कभी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी, ठीक है। तो वो जो रिस्पांस है वो किस तरह का होगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, वो हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो इस तरह की आपको मिलेगी, यू नो, और उसको जब आपने लैप्लास में कन्वर्ट किया तो सेकेंड ऑर्डर आपके पास डिनोमिनेटेड पॉलिनोमियल दैट रिप्रेजेंट्स अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। और फिर हमने उसकी डिफरेंट टाइप्स देखी हैं कि वो आवर डायनामिक का होगा, यू नो, जब आप एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के रूट्स निकालते हैं तो रूट्स जो होते हैं आर पोल्स
pose of the denominator, roots of the denominator are called pose, and pose would characterize the system behavior or system response. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? बात समझना? रिस्पॉन्ड किया करें ना आप लोग, मुझे फीडबैक मिलते रहे कि यू आर फॉलोइंग मी और नॉट। जी शाजिर आप हैं यहाँ पर ऑन बोर्ड? चले गए उमैद? उमर? यस सर। उमर फॉलो कर रहे हैं? यस सर। तो उमर को एग्जाम्पल दें जिसमें कि आपका कोई सिस्टम है जिसकी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, तो उसका रिस्पांस जो है ना वो किस तरह से होगा फिजिकली किस तरह से वो बिहेव कर सकती है कोई डिवाइस। जैसे मैंने आपको कोई मोटर की एग्जांपल दी, रोबोट के साथ कोई मोटर लगी हुई है, तो आपने रोबोटिक आर्म को एक सर्टन पॉइंट से उसको किसी एक पोजीशन पर लेके जाना है आर्म को, तो उसको आप रोटेट करेंगे और एक सर्टन पॉइंट पे जाके उसकी जो आर्म की पोजीशन है उसको रोक देंगे। तो दैट इज द रिस्पांस ऑफ द रोबोटिक आर्म जिसके साथ कोई मोटर लगी हुई है, ठीक है। तो दिस वाई ऑफ टी वुड बी द टाइम रिस्पांस of the position of a robotic arm. This is a very simple example to understand. मैं एक robotic arm को एक certain point से एक certain किसी और point पे को move करता हूँ, ठीक है। तो जब उसको मैं कोई command दूंगा कि भाई आप इस position पे चले जाओ, तो वो क्या करेगा? वो अपनी नई पोजीशन के ऊपर जाकर मूव करके वहाँ पे पहुँच जाएगा। कितनी रोटेशन देगा मोटर को, वो मोटर पे जो रोटेशन एंगल है, दैट एंगल थीटा वुड बी द रिस्पांस ऑफ द मोटर, ठीक है। थीटा टी वुड बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोबोटिक आर्म और एंगुलर पोजीशन ऑफ द मोटर शाफ्ट। बात समझ रहे हो? अब वो मोटर का जो आर्म है वो एक जो जब पोजीशन नई पोजीशन लेगा तो वो ओवर डैम रिस्पांस होगा, अंडर डैम होगा, क्रिटिकली डैम होगा। अज्यूम करें कि उसका जो दैट सिस्टम इज अ सेकंड ऑर्डर। मोटर का आप ट्रांसफर फंक्शन निकालिएगा या नेट को देखिएगा तो इट वुड बी अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम, ठीक है। चूँकि इसमें इंडक्टर भी होता है, ठीक है ना, तो उसकी वजह से इंडक्टर कैपेसिटेंस की वजह से उसका रिस्पांस सेकंड ऑर्डर का रहेगा। तो एनीवेज उसमें जब आप उसको कमांड देंगे रोबोट को, तो वो नई पोजीशन पे जाने के लिए क्या बिहेवियर शो करेगा, दैट वुड बी वन ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज, जिसमें कि इसका रिस्पांस ओवर डैम भी हो सकता है। ओवर डैम का क्या मतलब है कि वो बहुत स्लोली ना अपनी उस नई पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, वेरी स्लोली with a over dam response, it would attain its new position. ठीक है, ये बात समझ आ रही है? स्नैरियो समझ आ रहा है मोटर का विद रोबोटिक आर्म? यू कैन इमेजिन कि किस तरह से जो रिस्पांस है उसमें अचीव करना है। दिस इज थीटा, दिस इज वाई ऑफ टी, इस केस में इसमें मैं थीटा एंगल ले रहा हूँ विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो एक रोबोटिक आर्म है जिसने इस पोजीशन से लेट से मूव करके, ठीक
ठीक है ना, इस पोजीशन पे जाना है, ठीक है, पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, ठीक है। तो इसको आप कमांड देंगे जब, तो ये अपनी पोजीशन कैसे लेगा, इस पोजीशन पे कैसे जाएगा, वो एक सडन रिस्पांस शो करेगा, ग्रेजुअली इस पोजीशन पे पहुंचेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टेप इनपुट देता हूँ इसको कि वो पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पे जाए, स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स मैं उसको कहता हूँ दिस इज 1, तो ये किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा, आवर डैम केस में ये ग्रेजुअली इस पोजीशन पे आएगा, ठीक है। सही। तो ये जो रिस्पांस आपने देखा था लास्ट टाइम, ये एक अवर डैम रिस्पांस था, ठीक है, अवर डैम, जो कि यहाँ पे आपने इसको ग्राफिकली भी देखा था। This was the our dam response, ठीक है। और ये कौन सा रिस्पांस है, दिस वन, जी, रिवाइज नहीं किया आप लोगों ने, सर ये डैम्प होगा ना? दिस वन विद सॉलिड लाइन, सर ये क्रिटिकली डैम्प, जी बिल्कुल, ये आपका क्रिटिकली डैम रिस्पांस, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम। यस सर। और इसके बाद फिर आपने और कौन सा रिस्पांस पढ़ा था, दिस वन इज, सर ये अनडैम्प्ड होगा, नहीं अनडैम नहीं, सर फिर ये समझा दें। ये जो रिस्पांस है ना, ये आपका अंडर डैम, अंडर डैम, ठीक है, अंडर डैम। अंडर डैम में आपकी जो ऑसिलेशंस होंगी और ऑसिलेशन डाई डाउन करेंगे, जो आप कह रहे हैं ना अन डैम के अंदर ऑसिलेशंस जो है ना कभी भी डाई डाउन नहीं करेंगे, ऑसिलेशन मेंटेन रहेंगे। अगर मैं यहाँ पर भी दिखा सकूँ आपको अन डैम रिस्पांस, ये जो सबसे टॉप वाला रिस्पांस है ना, ये आपका अन डैम है। ये पीक का ना कंजक्टिव पीक्स वो सेम मैग्नीट्यूड पे आ रहे हैं, ये डाई डाउन नहीं कर। ये जितने भी बाकी रिस्पांसेस हैं इसमें जिसमें ऑसिलेशंस हैं वो डाई डाउन कर रहे हैं, वो आपके क्रिटिकल सॉरी वो आपके अंडर डैम रिस्पांसेस हैं। एक इसमें क्रिटिकल है और ये जीटा इक्वल टू 1 वाला जो है ना ये क्रिटिकल डैम है, और इसके बाद जो रिस्पांसेस होंगे वो अपर डैम होंगे, अपर डैम रिस्पांसेस यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं होंगे। तो जीटा वगैरह क्या होता है वो भी हम आज हमने देखना है, ठीक है। तो इस ग्राफ में ये रिस्पांस जो है ना, ये कौन सा रिस्पांस है, दिस अवर डैम रिस्पांस। इसका मतलब है कि रोबोटिक आर्म
इनिशियल वैल्यू से एक फाइनल वैल्यू के ऊपर ग्रेजुअली जाएगी, ठीक है। अगर ये रिस्पांस आपका अंडर टाइम रिस्पांस होगा तो इसका मतलब है कि वो रोबोटिक आर्म थोड़ा सा ऑसिलेट करेगा अपनी नई पोजीशन पे जाते हुए, पहले थोड़ा ऑसिलेट करेगा। पहले जो उसकी जिस पोजीशन पे उसने जाना है, लेट्स से ये मैं इस पर रेफरेंस सेट कर लेता हूँ। ये रेफरेंस कोई भी उसका 1 भी हो सकता है, 2 भी, जेनेरिक कोई भी, तो कोई भी उसकी नई पोजीशन पे उसने जाना है अगर, तो ये आपका रिस्पांस आएगा, ये आपका कमांड सिग्नल होता है, ठीक है। इनपुट जो होती है वो आपका कमांड होती है। एक फीडबैक स्ट्रक्चर को ध्यान में रहना, उसमें एक रेफरेंस इनपुट होती है, फिर आपका एक ब्लॉक होता है। मैं ड्रा कर दूँ? यस सर। ओके। ये आपका सिस्टम है जो कि लेट्स से रोबोटिक आर्म है, ठीक है ना। ये आपका रोबोटिक आर्म है, ये आपका सिस्टम है, ठीक है। इसकी एक आउटपुट होगी जिसको हम y कह रहे हैं या θ कह रहे हैं, ठीक है। और एक आपके पास इसका कंट्रोलर होगा, ठीक है, कंट्रोलर जो कि इसको एक एक्चुएटर सिग्नल देगा u, ठीक है। और इसकी एक इनपुट होगी जो कि है e एरर सिग्नल, और ये आपको आप याद लेंगे r जो कि रेफरेंस इनपुट है, और इसको आप फीडबैक दे रहे हैं थ्रू सम फीडबैक नेटवर्क फंक्शन या HFS। ये अगर 1 होगा तो नेगेटिव फीडबैक है, अदरवाइज कोई फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर है जो कि ना एक पूरे सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है, जिससे ना हम अज्यूम करेंगे ये जो सिस्टम है ना, ये एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है, फीडबैक सिस्टम। ये इसकी कमांड इनपुट है, रेफरेंस इनपुट, इसको कमांड भी कहता है, कमांड इनपुट। ये वो वैल्यू है जिस ये आपकी डिजायर्ड वैल्यू कहलाती है, दिस इज डिजायर्ड वैल्यू, ठीक है, वैल्यू ऑफ द आउटपुट, ठीक है। तो जो ये इनपुट एक्चुअली, ठीक है, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, राइट। कंट्रोल सिस्टम जो है ना इस आउटपुट को इस इनपुट के इक्वल करना चाह रहा था, ठीक है ना, y शुड बी इक्वल टू r, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आगे चल के हम देखेंगे एरर जो होता है, एरर इज इक्वल टू, अगर मैं HFS को 1 ले लूँ, ठीक है ना, तो इसकी इनपुट है y, HFS 1 है तो आउटपुट क्या होगी यहाँ पे, आउटपुट इसकी y, जो भी इनपुट है आउटपुट पे चले जाएगी। ये ब्लॉक 1 का गेन दे रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो सिग्नल मेरा मिलेगा दैट विल बी y, ठीक है। सो दिस एरर सिग्नल वुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। तो एरर सिग्नल वुड बी इक्वल टू r माइनस y, ठीक है। सो if error is 0, then you will see that r would be equal to y. ये जो है वो इम्पोर्टेंट कंट्रोलिंग है फीडबैक में, इसको कहते हैं रेगुलेटर प्रॉब्लम, ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलेटर प्रॉब्लम। रेगुलेटर प्रॉब्लम में ये होता है कि आप एक, ये आपको नजर नहीं आएगा शायद, थोड़ा सा मैं कैमरा सेट जी सर आप ना एक ग्राफ बनाते हैं उस पे ओवर टाइम का, और वो मतलब थोड़ा सा वेट कर दें। ग्राफ ओवर टाइम का सर, मतलब ओवर टाइम का सिग्नल कैसा होगा और अन टाइम का सिग्नल कैसा होगा, क्रिटिकली टाइम कैसा होगा। ओके, मैं दिखा देता हूँ।
ये चीज़ समझ आ गई कि हम बेसिकली जो भी हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है ना, वो हम यहाँ पे फीड कर देते हैं। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा रिपोर्ट एक सर्टन एंगल पे जाके रुक जाए। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे एंगल इसको दे दूँगा यहाँ पे। ठीक है, राइट। तो लेट से मैं कहता हूँ मेरा एंगल ना यहाँ पे इस वक्त इतना हो, 1 डिग्री, लेट से कहना है 1 डिग्री कह रहे हैं इसको। ठीक है, 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे जाके ना रिपोर्ट रुक जाए। तो इसको मैं इसको यूनिट स्टेप दे रहा हूँ 1 की। ठीक है, तो मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट जो है ना वो अल्टीमेटली 1 डिग्री होनी चाहिए। मेरा रिपोर्ट जो है ना 1 डिग्री पे जाके रुक जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास उसकी कमांड है इनपुट, और ये मेरी डिज़ायर्ड आउटपुट है। ये जो रिस्पांस है, आउटपुट का रिस्पांस, वो मुझे इस तरह का मिलेगा। यू कैन सी कि आउटपुट चेंज होगी ग्रेजुअली और इट वुड अल्टीमेटली गो टू द डिज़ायर्ड वैल्यू। ठीक है, but it would take some time. ठीक है, अब अगर मैं इसके रिस्पांस को मज़ीद ट्यून कर सकता हूँ। ठीक है, मैं इसके रिस्पांस को इस तरह से बता सकता हूँ कि मैं चाहूँ कि मैं ये जो मेरी जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो शुड बी फास्ट। ठीक है ना, मेरी आउटपुट जल्दी अचीव हो जाए। ठीक है, मैं जिस पोजीशन पे रिपोर्ट को लेकर जाना चाह रहा हूँ वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है पोजीशन पे, उसके रिस्पांस को मैं फास्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके रिस्पांस को फास्ट कर सकता हूँ, जैसे ये वाली कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से रिस्पांस शुरू कर रहा है। उसके बाद मैं इसको फर्दर अगर मैं और इसको फास्ट करना चाहूँ तो इसका रिस्पांस इस तरह भी पॉसिबल है। ठीक है ना, इस तरह से भी जा सकते। ठीक है, और फिर स्टडी स्टेट में जाके अपने पोजीशन को अटेंड कर रहे हैं। राइट, ये वाला जो रिस्पांस है ना, ये सिर्फ ऑसिलेशन, ये सिर्फ सेकंड ऑर्डर में आ सकती है, सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आ सकती है। फर्स्ट ऑर्डर में आपने देखा था हमेशा रिस्पांस स्लैगिश किस्म का होता है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिस्पांस में हम इसको ट्यून करके एक इस तरह का रिस्पांस जिसको कहते हैं अवर डैम, जिसको कहते हैं अंडर डैम रिस्पांस। ठीक है ना, ये अंडर डैम रिस्पांस, अंडर डैम। फर्दर मैं इसको अगर और फास्ट करना चाहूँ तो इस तरह से रिस्पांस दिखा सकता है, इस तरह से रहेगा। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। मैं इसके वैल्यूज को ट्यून करके इससे डिफरेंट रिस्पांसेस ले सकता हूँ। तो स्टिल इट इज अंडर डैम रिस्पांस। ठीक है, दिस इज अंडर डैम रिस्पांस। ठीक है, बट इसमें रिस्पांस फास्ट हो गया, लेकिन ये जो अपनी डिज़ायर्ड वैल्यू है उससे पहले बहुत ज़्यादा डेविएट भी कर रहा है। ठीक है ना, उसके अराउंड ऑसिलेट कर रहा है पहले और फिर उसके ऊपर सेटल डाउन हो रहा है। ठीक है, इसको आप रोबोटिक आर्म की कंटेस्ट में इस तरह से देख सकते हो कि मैं उस रोबोट को जिस पोजीशन पे लेके जाना चाह रहा हूँ वो पोजीशन, उस पोजीशन के अराउंड पहले वो थोड़ा ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर सेटल डाउन होता है। ठीक है, तो रोबोट का आपने देखा होगा कि अगर कोई अच्छा रोबोट नहीं है तो वो काफ़ी उसके अंदर ऑसिलेशंस होती हैं। जब वो किसी चीज़ को ग्रैब्स करना चाह रहा है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को उठाना है किसी पोजीशन पे जाके, तो पहले उसके अराउंड मैनोवर करता है। ठीक है ना, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके रुकता है और फिर ऑब्जेक्ट को पिक करता है। ठीक है ना, तो ये ऑसिलेशन जो है ना ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रही हैं कि रोबोट का रिस्पांस जो है ना तो ऑसिलेटरी है और वो जो भी डिज़ायर्ड वैल्यू है उसके अराउंड उसमें फ्लक्चुएशन हैं। ठीक है, इस तरह से आपने कुछ सिस्टम देखेंगे जिसमें आपके जैसे आपके एंटेनाज हैं, डिश एंटेनाज हैं आपके मोबाइल कंपनीज के अंदर, वो एक सर्टन एंगल के ऊपर आपने उनको अलाइन रखना होता है। ठीक है,
या सोलर पैनल्स हैं, सोलर पैनल में भी उनकी मूवमेंट को आपने एक सर्टन एंगल के ऊपर सेट करना है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सन, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप सोच सकते हो कि उन एप्लीकेशन में जो भी आपकी डिजायर्ड पोजीशन है उसके ऊपर आपके सिस्टम को अगर आप सेट करना चाह रहे हैं तो उसमें उसका रिस्पांस किस तरह से होगा और विच वुड बी दी बेटर रिस्पांस। तो आइडियली आप क्या चाहते हैं कि आपका जो रिस्पांस है किस तरह का होना चाहिए, कि आप बहुत स्लोली उसकी पोजीशन को अटेंड करना चाह रहे हैं या फिर फास्ट करना चाह रहे हैं या कितना फास्ट करना चाह रहे हैं, उसमें ऑसिलेशन चाहते हैं आप या नहीं, कितनी देर में वो सेटल हो अपनी फाइनल वैल्यू के ऊपर, ठीक है। इसमें एक चीज़ पहले मैं बता दूं कि ये जो रिस्पांस है ना जिसमें कि आपका सिस्टम ऑसिलेट कर रहा है और स्टेडी स्टेट पे जाने से पहले इसको कहते हैं ट्रांजिएंट फेज, ठीक है ना। ये सिस्टम अभी ट्रांजिएंट में है, ये इसका ट्रांजिएंट चल रहा है, जैसे ओवरडैम्प सिस्टम है इसमें भी ट्रांजिएंट है और उसके बाद इस पॉइंट पे जाके ये अपने फाइनल वैल्यू पर पहुंच गया और उसके बाद ये अपनी वैल्यू के ऊपर सेटल हो गया। तो जहाँ पे ये सेटल जिस पॉइंट पे हुआ है उस पॉइंट तक आपके ट्रांजिएंट्स हैं और उसके बाद आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट में। तो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट ये दो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि सिस्टम के लिए यूज़ होती हैं कि सिस्टम का ट्रांजिएंट में होगा कब स्टेडी स्टेट में होगा। इस तरह से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जब तक ये सिस्टम ऑसिलेट करने के बाद अपनी फाइनल वैल्यू पे तो जाके टर्मिनेट नहीं होता उस वक्त तक सिस्टम ट्रांजिएंट फेज में है। So you will see always for any overdam or underdam system, transient would always die out, and ultimately you end up with the final value after the expiry of the transient phase. Right? अनडैम सिस्टम में you know कि अनडैम सिस्टम का जो रिस्पांस है वो हमेशा ऑसिलेटरी होता है, उसमें कभी भी आप फाइनल वैल्यू पे नहीं पहुंचते, ठीक है, और ट्रांजिएंट्स का हमेशा कंटिन्यू रहता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सिस्टम के अंदर इस क्वेश्चन का जरा देखें। इस क्वेश्चन में कैन यू फाइंड आउट कि इसका ट्रांजिएंट टर्म्स कौन सी है और स्टेडी स्टेट टर्म कौन सी है। ये क्वेश्चन नजर आ रही है वाई कौन सी टर्म्स हैं जो कि ट्रांजिएंट बिहेवियर को डिटरमिन कर रही हैं और कौन सी टर्म जो है वो स्टेडी स्टेट बिहेवियर को डिटरमिन कर रही हैं। तो मैं प्लॉट भी किया था आई थिंक सो ओवरडैम को यहाँ पे ये वो तीन टर्म्स हैं, दिस वन e के पावर माइनस e के पावर माइनस टी 1/2 e के पावर माइनस 2t और दिस वाज 1/2, ठीक है, ओके, e के पावर माइनस 2t e के पावर माइनस टी का आंसर था ये दिस वन। इसमें बताएंगे दिस 1/2 e की पावर माइनस 2 1/2 e की पावर माइनस 2t जी। इसमें ट्रांजिएंट इस पेन को अगर गौर से देख के बताएंगे कौन सी टर्म्स हैं जो कि एज टाइम गोज टू इंफिनिटी वुड गो टू जीरो। तो ट्रांजिएंट्स हमेशा टाइम के साथ साथ क्या हो जाएगी, डाई डाउन कर जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। इसमें कौन सी टर्म है जो कि टाइम के साथ साथ डिक्रीज करेगी और जीरो हो जाएगी और कौन सी टर्म है वो स्टेडी स्टेट को डिटरमाइन करेगी।
ये आपको माउस के ऊपर नजर आ रही है कोई वाईएफटी? इसका प्लॉट भी मैंने आपको दिखाया, ये दोबारा दिखा देता हूँ। दिस इज द प्लॉट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये रिस्पांस आएगा, टोटल रिस्पांस उसका वाईएफटी का ये रिस्पांस है। दिस इज वाईएफटी, दिस इज द टोटल रिस्पांस। इसमें आप देखते हैं, इसमें ये ट्रांजिएंट पार्ट है आफ्टर दिस पॉइंट, दिस इज ट्रांजिएंट, चेंज हो रहा है। ट्रांजिएंट का मतलब है थिंग्स आर चेंजिंग, और उसके बाद ये स्टडी स्टेट में चला गया, इस वैल्यू पे जाके ये स्टे करेगा फॉर इंडेफिनिट टाइम। तो मुझे बता सकते हैं कि इस रिस्पांस में ट्रांजिएंट टर्म्स कौन सी हैं, कौन सी टर्म्स हैं जो ट्रांजिएंट को डिटरमिन कर रही है, और कौन सी टर्म्स हैं जो स्टडी स्टेट को। ये या फिर बताएंगे तो फिर आगे चलेंगे। जी स्टूडेंट्स, कुछ समझ आ रहा है आपको बात की नहीं? जी दानियाल, आपने कब ज्वाइन किया? हसनैन, अली नवाज, या सो गया जी सारा? सर। जाग रहे हो? जी सर। तो मैंने क्या क्वेश्चन पूछा? कोई मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा? इसका आइडिया नहीं है सर, डैम्प्ड रिस्पांस अभी तक नहीं। ये बताओ, ये वाईएफटी क्या चीज़ है? व्हाट इज वाईएफटी? सर रिस्पांस। जी बिल्कुल, ये आउटपुट का रिस्पांस। अब जी आउटपुट सर। का रिस्पांस किस तरह का हो सकता है वो मैंने आपको ये सारे बताया, ठीक है। जी सर। ये रिस्पांसेस किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं? रिस्पांस चेंज क्यों हो रहा है? व्हाई इट इज चेंजिंग? पहले ये बताइए, रिस्पांस फर्स्ट ऑर्डर का है या सेकंड ऑर्डर का? सर फर्स्ट ऑर्डर। नो 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 यार, मैं अब कहाँ सर जाऊँ? मैं क्या करूँ? आप मुझे बताएं, आप लोगों के साथ। सर मैं तो असल में बाथरूम गया हुआ था सर, अभी अभी आया हूँ सर, आपने मेरा फोन लिया। यार इस तरह से तो बात नहीं बनेगी ना, इस तरह से तो काम नहीं चलेगा। बहुत ही मायूस किया वैसे, बहुत अफसोस हुआ। ये जो रिस्पॉन्सेज है ना, ये सेकंड ऑर्डर का रिस्पॉन्स। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, गो टू द बुक एंड सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम, व्हाट आर द सेकंड सर ऑर्डर इसमें सिग्नल सिस्टम। ऑसिलेशन होगी तो उसी वजह से सर इसको सेकंड ऑर्डर हम कंसीडर कर रहे हैं ना सर। फर्स्ट ऑर्डर का कभी भी ना ऑसिलेट नहीं करता सिस्टम, ये फर्स्ट ऑर्डर का रिस्पॉन्स है सारा, ठीक है। तो सर वहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर वाली आपने बताया ना सर, कैमरा खोलिए आप जरा, उधर फर्स्ट ऑर्डर की आपने बताया था। पहले मैंने लास्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर बनाया था ना, आज मेरा फोकस है सेकंड ऑर्डर के ऊपर। सेकंड ऑर्डर का टाइम रिस्पॉन्स देख रहे हैं आज, ठीक ठीक ठीक। ठीक है। इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बताई, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन बताया, उसमें फिर ये इसकी पोल्स की कंप्यूटेशन है कि पोल्स किस तरह के होंगे। ये पोल्स जो है ना आपके कितने किस तरह से इनकी पॉसिबिलिटीज हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, रिपीटेड भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और प्योर इमेजिनरी भी हो सकते हैं। उन्हीं की बेसिस पे आपका रिस्पांस, अगर अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो रिस्पांस कौन सा होगा? ओवर डैम्प होगा। अगर रिपीटेड होंगे तो रिस्पांस क्रिटिकली डैम्प होगा। अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे तो रिस्पांस ऑसिलेटरी होगा और ऑसिलेशन डाई डाउन करेंगे। अगर रूट्स या इसके पोल्स प्योर इमेजिनरी होंगे तो रिस्पांस
अनडैम्प होगा और ऑसिलेशन हमेशा सस्टेन रहेंगे। दिस इज द समरी। बिल्कुल ठीक सर। अगर इसके पोल्स डिस्टिंक्ट होंगे तो आवर डैम रिस्पांस होगा, ठीक है। अगर पोल्स रिपीटेड होंगे तो क्रिटिकली डैम होगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होंगे विद रियल पार्ट नॉन जीरो तो अंडर डैम रिस्पांस होगा, और अगर प्योर इमेजिनरी होंगे तो अनडैम रिस्पांस होगा। दैट्स इट। इसमें पोज बताओ किस तरह के हो गया, पोज रिपीटेड है या डिस्टिंक्ट है? ये वाला रिस्पांस को मिला रहे हो। पहले ओवर डैम है या अंडर डैम है, क्रिटिकली डैम है, कौन सा? सर क्रिटिकली डैम्प नहीं होगा, सॉरी अंडर डैम्प सर। अंडर डैम नहीं होगा ना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। क्रिटिकली डैम्प होगा। नहीं, क्रिटिकली भी नहीं है। सर ये आप ना लिख दें, बोर्ड पे लिखते हैं। लास्ट में लिखा था ना, कौन सा आपने पढ़ा है? फिर भी मैं लिख देता हूँ आपकी फरमाइश पे। ये चीज़ें जो ना आगे बोर्ड नहीं कर रही, बड़ा मसला हो रहा है। डिस्टिंक्ट, ठीक है। उसके बाद रिपीटेड, then we have complex conjugate, pure imaginary, डिस्टिंक्ट में आपके पास रिस्पांस पावर डैम्प, रिपीटेड में क्रिटिकली डैम्प, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट अंडर डैम्प, प्योर इमेजिनरी अनडैम्प। ग्रुप में भेज दिया स्क्रीनशॉट अटेंड के। सर मेरा नेट का इशू चल रहा है, कोई पता नहीं कभी डिस्कनेक्ट हो। ग्रुप पे क्या हुआ? मुझे आप कुछ कह रहे हैं? सर वो कह रहा है अटेंडेंस भेज दिया ग्रुप में उसने। अटेंडेंस जी जी। अटेंडेंस तो बहुत जरूरी है। अच्छा, आवर डैम रिस्पांस कैसा नजर आएगा? सर कैमरा थोड़ा राइट साइड पे कर दो। आवर डैम रिस्पांस कैसा नजर आएगा? कमांड सिग्नल पे ये बहुत ग्रेजुअली पहुंचेगा, ठीक है। क्रिटिकली डैम कैसा नजर आएगा? जो भी कमांड है उसके ऊपर वो हल्का सा उसके ऊपर जाएगा और फिर इसके ऊपर सेटल डाउन होगा, ठीक है। इन सम केसेस यू शो इट लाइक दिस, इसके ऊपर जाता है सर, जस्ट इसको टच करता है, या आर इट शो वेरी स्मॉल ओवरशूट। ओवरशूट क्या होता है वो नहीं देखता। देन अंडर डैम रिस्पांस, ये इस कमांड के अराउंड ऑसिलेट करेगा थोड़ी देर, ऑसिलेट करने के बाद ऑसिलेशन जाएगा करके ये इसके ऊपर सेटल होगा। और प्योर इमेजिनरी में ये इस कमांड के अराउंड ऑसिलेट करता रहेगा, फिर
कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। ये जितने भी रिस्पॉन्सेज हैं इनके अगेंस्ट हमने सारे जो रूट्स की लोकेशंस, रूट्स किस तरह के होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग उसकी इक्वेशंस, ठीक है, उनकी ओवर डैम सिस्टम रिस्पांस की क्या इक्वेशन बनेगी वो हमने देखी है, ठीक है। ये रिस्पांस आपका कौन सा अंडर डैम रिस्पांस है। क्रिटिकली डैम रिस्पांस में देखें इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी, इसमें टी भी आ रहा है, ऑसिलेशन टाइड डाउन करेंगे, ठीक है। और इसी तरह से और कौन सा रिस्पांस है, ओवर डैम रिस्पांस ये है, ठीक है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, ठीक है। ये आपका रिस्पांस है आपका अंडर डैम रिस्पांस। तो इसमें ये इसका ट्रांजिएंट पार्ट है जो कि इसकी ऑसिलेशंस जो कि इस इन टर्म्स के साथ डायग्राम करेंगी, और ये इसका स्टेडी स्टेट पार्ट है, ठीक है। ये हमेशा रहेगा फॉर टी टेंडिंग टू इंफिनिटी। इसमें टी इंफिनिटी पुट करें तो इसकी जो फाइनल वैल्यू है दैट वुड बी 1/2, जो कि आपको इस ग्राफ में नजर आएगी। As t tends to infinity, the final value would be 1/2। ये भी जीरो हो जाएगा, ये टर्म भी जीरो हो जाएगी विद टाइम, बट ये जो रिस्पॉन्स है 1/2 इट वुड स्टे indefinitely after this transient part, ठीक है। तो सॉलिड लाइन जो है दैट इज सम ऑफ ऑल दीज थ्री रिस्पॉन्सेस इंडिविजुअल टर्म्स, और इससे ये डिटरमाइन होगा, सही है। अच्छा, इसमें सेकेंड ऑर्डर सिस्टम को हम जेनेरिकली, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, ठीक है। इसको जेनेरिकली हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें कि ये जो ए नॉट कांस्टेंट है दैट इज ओमेगा एन स्क्वायर, A1 इज दिस कांस्टेंट 2 जीटा ओमेगा एन, ठीक है ना, एस का जो कोएफिशिएंट है दैट इज A1, और इसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं where omega n is called the undamped natural frequency, ठीक है, और zeta is the damping factor, सही, zeta is the damping factor, damping ratio, और omega n is the natural frequency. So this is also second order polynomial with these two parameters. One is called the undamped natural frequency, the other one is the zeta. और इसमें अगर आप इसके रूट्स निकालते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो उसमें आप उसके जो रियल पार्ट है उसको आप सिग्मा कह रहे हैं और इमेजिनरी पार्ट को ओमेगा, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू जीटा ओमेगा एन, एंड जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज ओमेगा विच इज ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, ठीक है। इसका फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, देन यू विल कम अप विद दिस पोल्स, ठीक है, और रूट्स, जिसमें कि एक उसका रियल पार्ट है और इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इसके जो रूट है उसको हम लिख सकते हैं एस प्लस सिग्मा प्लस माइनस जे ओमेगा, ठीक है। इसमें शायद उसमें लिखा हुआ है दिस सिग्मा एंड जे ओमेगा, ओके।
चलो 2 मिनट की ब्रेक करता हूँ, ठीक है। बता दीजिए जी सर, ब्रेक के बाद आप एग्जाम से रिलेटेड भी गाइड कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, आवाज़ समझ नहीं आ रही, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता बोलो। मैं कह रहा हूँ सर के एग्जाम से रिलेटेड भी कर दीजिए। अच्छा, वो कर लेंगे इसमें। ठीक है सर।
जी स्टूडेंट्स, आज मैंने ये क्वेरी लिखी है टॉप के ऊपर दोनों सेकेंड ऑर्डर है, ठीक है। ओके, आर यू देयर? यस सर। ओके, अच्छा इसके ऊपर मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है यहाँ पे, ठीक है, और इसके ऊपर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाई है। दोनों को कंपेयर करें जब, तो इसमें भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा, और इसमें भी एक रियल पार्ट होगा और एक इमेजिनरी पार्ट होगा। बट इसमें मैंने इनको ना ये जो वेरिएबल्स हैं, इसमें कुछ A1 थे, कुछ A0 थे, ठीक है, और यहाँ पे भी कुछ मिक्सचर्स बन के ना एक डिफरेंट वेरिएबल बन गया। यहाँ पे ना मैंने उनको जीटा और ओमेगा n में डिफरेंट किया, और उसका जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा कि जीटा और ओमेगा n ये वेरिएबल्स मेरे एक्चुअल रिस्पांस में सिस्टम के कौन से पैरामीटर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यू विल सी के जो किसी भी पोल का जो रियल पार्ट होता है वो उस पोल की इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल में आता है, मतलब ये आपको बताता है कि वो किस रेट के एक्सपोनेंशियल डायग्राम करेगा रियल पार्ट, ई की पावर माइनस सिग्मा टी। और जो दूसरा जो पैरामीटर है ये वाला, ये आपका उसकी कोसाइन में आता है या साइन में, साइन ओमेगा टी, ठीक है। अगर ये अगर मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे, जो कि 100 डैम केस था, 100 डैम केस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो इसका वेरिएबल है ये एक्स की जो रूट यहाँ बनता है, जैसे एक रूट है एस माइनस एस प्लस वन प्लस जे ओमेगा, ये इसका रियल पार्ट है, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, सही। जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो ए की पावर में आता है, और जो इसका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ए की पावर में आता है, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर ने मीटिंग लेफ्ट कर दी है। क्लास खत्म हो गई है। कोई पता नहीं सर, बोल रहे थे अचानक से शायद मीटिंग उन्होंने लेफ्ट हो कर दिया, पता नहीं क्या हुआ है। इंटरनेट खत्म हो गया होगा। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है केस के ना? लाइट यूनिवर्सिटी में लाइट चली गई होगी। आज क्विज है। अभी तक हाँ तो जी सर ने सर, नहीं कोई कहा। सिखाने गए हैं।
हाँ जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आपको? जी सर। ठीक है, यस सर। ओके। असल में यहाँ पे लाइट चली गई थी तो इस वजह से इंटरप्शन हो गया। एनीवेज, हम इस पॉइंट के ऊपर थे कि हमने सिस्टम के जो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखे थे, और उसके करस्पॉन्डिंग हमने कहा था जो रियल पार्ट है दैट डिटरमिन्स द एक्सपोनेंशियल टर्म, और जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसकी फ्रीक्वेंसी को ना, जो भी ऑसिलेशन आ रही हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को डिटरमिन कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, इस क्वेरी को ध्यान में रखते हुए बताएं कि सिस्टम ऑसिलेटरी होगा, और चूँकि इसमें जो रूट्स हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, ऑसिलेटरी होगा। किस फ्रीक्वेंसी पे वो ऑसिलेट करेगा? वो ओमेगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जो उसमें ऑसिलेशंस आएंगी जो कि डाई डाउन करेंगी ग्रेजुअली, वो ऑसिलेशंस किस फ्रिक्वेंसी की होंगी? ओमेगा फ्रिक्वेंसी की होंगी। ठीक है, ओमेगा से डिटरमिन होगी, मतलब उस रूट जो उसका पोल है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है ना उससे डिटरमिन होगी। इसका मतलब है कि ये फ्रिक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है? ये ओमेगा एन पे डिपेंड कर रही है और जीटा पे डिपेंड कर रही है। ओमेगा एन और जीटा के ऊपर ये फ्रिक्वेंसी डिपेंड कर रही है, क्योंकि ये दोनों पैरामीटर्स किस चीज़ पर और आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। ओके, रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग तो ऑन है, स्क्रीन विजिबल नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपकी जो ये कोई भी रूट होता है उस रूट का जो रियल पार्ट होता है वो एक्सपोनेंशियल टर्म को डिटरमिन करता है। जैसे यहाँ पे रियल पार्ट 1 था, इसकी वैल्यू 1 थी तो e की पावर माइनस टी, तो -1 टी आ रहा है। और जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज 4, वो 4 जो है ना वो कोसाइन के अंदर ये 4 आपको नजर आ रहा है। बाकी ये चीज़ें क्या है वो हम बाद में देखने आएंगे कैसे डिटरमिन होता है। बट यहाँ जो मेन चीज़ है वही है कि जो आपकी कोसाइन है ना या साइन, ये ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। और ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी क्या होगी? वो इस रूट का जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, मतलब जो इसका इमेजिनरी पार्ट है, उसकी जो वैल्यू है वो इसकी फ्रिक्वेंसी को डिटरमिन करती है। तो रूट को मैं लिखता हूँ सिग्मा प्लस जे ओमेगा। तो इसमें सिग्मा जो है ना वो एक्सपोनेंशियल टर्म को डिटरमिन करेगा, एक्सपोनेंशियल किस रेट पे डिके करेगा, और ओमेगा जो है ना वो उसकी ऑसिलेशंस को बताएगा। ठीक है, आपको डिफरेंट रिस्पॉन्सेस देखे थे ना आपने ऑसिलेटरी अंडर डैम के। तो इसके अंदर जो इसका डिके है, ये जो आपकी ऑसिलेशन डाई डाउन कर रही हैं, ये उस रूट के रियल पार्ट से आ रही हैं, और किस फ्रिक्वेंसी पे ये ऑसिलेशंस होगी वो उसका रूट का इमेजिनरी पार्ट बताएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके एक माइनस टी के इन्वेलप से ऑसिलेशन डिके करेंगे, और जो 4 है दैट डिटरमाइंस द ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकंड ओमेगा। ठीक है, और ओमेगा जो है ना वो इटसेल्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? ओमेगा एन पे डिपेंड कर रहा है, विच इज कॉल्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, एंड जीटा इज द damping coefficient. Omega n is the natural frequency in the second order equation and zeta is the damping. Damping आपको बताती है कि सिस्टम जो है ना वो कितना जल्दी डाई डाउन करेगा, क्योंकि डैम्पिंग से उसका जो रियल पार्ट है ना, रूट का रियल पार्ट वो जीटा पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ऑफ कोर्स ओमेगा एन पे भी डिपेंड कर रहा है। अगर आज सिग्मा जो है ना वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये किस रेट पे फॉल करेगा। ये दोनों पैरामीटर्स कंट्रोल करेंगे उसकी ऑसिलेशंस किस रेट से डाई डाउन करेंगे, और उन ऑसिलेशंस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो इन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, इन दोनों पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। इनको ट्यून करके आप ऑसिलेशंस की जो ऑसिलेशंस का जो डिके है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना जल्दी ऑसिलेशन डाई डाउन करेंगे और क्या फ्रिक्वेंसी होगी, ये दोनों चीज़ें। तो जैसे रोबोटिक आर्म की मैंने एग्जांपल दी, तो रोबोट कितना जल्दी सेटल डाउन होगा अपने फाइनल वैल्यू पे, वो उस सिस्टम की डैम्पिंग जीटा और ओमेगा एन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, राइट। तो these two parameters are important. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस रिस्पांस में इसकी डैम्पिंग और जो इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, उसके हवाले से अगर मैं कहूँ, फॉर एग्जांपल सर ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। ये इसमें कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, बिल्कुल इसमें कोई आपको डैम्पिंग होगी कुछ ना कुछ। अंडर डैम्प होगा सर, यस। हाँ, ये अंडर डैम्प सिस्टम है, बिल्कुल सही, बिल्कुल।
अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके रिस्पांस को मैं मज़ीद फास्ट करना चाह रहा हूँ, इसका रिस्पांस का जो रेट है मैं इसको इंक्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मुझे मैं जीटा को चेंज करूँगा ऑफ कोर्स, या ओमेगा एन को चेंज करूँगा, ठीक है। इसके ऑसिलेशंस को मैं कम करना चाह रहा हूँ, तो मैं ओमेगा एन को क्या करूँगा, कम करूँगा या ज़्यादा करूँगा। इस तरह की चीज़ें हमने देखनी है, राइट, कि इसके ऑसिलेशंस को मैं, इन ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी को मैं कम करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ऑसिलेशंस कम हो, ठीक है। तो मैं ओमेगा एन को ना कम करूँगा, ओमेगा एन को कम कर दूंगा, सो दैट आपके ऑसिलेशंस डिक्रीज हो, राइट। क्योंकि ओमेगा एन किस चीज़ को डिटरमाइन कर रहा है, इक्वेशन में ओमेगा एन या ओमेगा वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ओमेगा एन इंक्रीज होगा तो ओमेगा ऑसिलेशन बढ़ेंगे, ओमेगा एन कम होगा तो ऑसिलेशन कम होंगे, ठीक है। इस तरह से अगर मैं जीटा को बढ़ाता हूँ तो ऑसिलेशन जल्दी डाई डाउन करेंगे, ठीक है। और इस तरह से ओमेगा एन को बढ़ाता हूँ तभी ऑसिलेशन जल्दी डाई डाउन करेंगे, लेकिन ओमेगा एन को बढ़ाने से ऑसिलेशन की फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज हो रही है साथ साथ, यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस भी होंगे, ठीक है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे, देखेंगे क्या कैसे इसको टेक करना। ओके, अब जरा ना इस फिगर पे आता है। इस फिगर में हम ये कहते हैं कि पहले या फिगर बी को देखते हैं। फिगर बी में इस पॉइंट के ऊपर वो कहता है जीटा जो है वो 0 है, ठीक है। अगर मेरे रूट्स इस इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होंगे तो जीटा 0 होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ पर देख लेता हूँ। इस इक्वेशन में जीटा को 0 कर दूँ, जीटा को 0 करेंगे तो ये अंडर रूट 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा प्लस माइनस j ओमेगा एन, और ये जीटा 0 करने से रियल पार्ट का जो है इसका 0 हो जाएगा। तो आपके रूट्स क्या आ जाएंगे, प्योर इमेजिनरी, ठीक है, प्योर इमेजिनरी। तो प्योर इमेजिनरी रूट्स अगर तो हैं तो जीटा क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। इसी तरह से अगर जीटा की वैल्यू 1 होती है, या ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर जीटा की वैल्यू 1 है, मेरा माउस नजर आ रहा है, कैन यू सी दैट लोकेशन ऑफ द माउस? यस सर। ओके, तो यहाँ पे जीटा की वैल्यू 1 है। जीटा की वैल्यू 1 जब होगी तो सिस्टम के रूट्स जो होंगे वो आपके रिपीटेड होंगे। यू कैन सी यहाँ पे दोनों जो रूट्स हैं ना वो एक ही लोकेशन पे लाया गया है। इस चीज़ को यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हैं कि अगर मेरा जीटा 1 हो जाता है तो जीटा 1 होगा तो ये वाली जो रूट वाली टर्म जो है ना वो क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 1 माइनस 1 स्क्वायर 1 1 माइनस 1 0, तो जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाएगा। यहाँ जीटा 1 है तो रूट कहाँ पे चला जाएगा, माइनस ओमेगा एन पे। तो दो रूट्स हैं, दोनों रूट्स एक ही लोकेशन पे बैठे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सिस्टम के रूट्स क्या हैं, रिपीटेड है। इसका मतलब है कि जीटा 0 है तो सिस्टम आपका अंडरडैम्प सिस्टम है, अनडैम्प सिस्टम है। अनडैम्प जिसमें ऑसिलेशन मेंटेन रहती है, ऑसिलेशन कभी भी डाई डाउन नहीं करती। ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपका सिस्टम क्रिटिकली डैम्प हो गया, ठीक है। और अगर जीटा 0 और 1 के बीच में होगा, जो विक्सी के जीटा की वैल्यू इस कर्व के ऊपर जो है ना वो 0 और 1 के बीच में रहेगी। जब आपके रूट्स इस एक्सिस को, इमेजिनरी एक्सिस को छोड़ेंगे टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ पे कहीं पे लोकेट करेंगे या इस पॉइंट पे लोकेट कर रहे हैं, यहाँ लोकेट कर रहे हैं, तो इस पूरी सेमी सर्कल के ऊपर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट पोल्स अगर लाई कर रहे हैं तो इसमें सिस्टम का जो जीटा होगा दैट वुड बी बिटवीन 0 एंड 1।
तो जो जीटा 0 से इंक्रीज होगा, your pose would be moved on this curve, and ultimately when zeta is equal to 1, the roots would be here, right? इस पूरे सेगमेंट में जीटा की इन वैल्यूज के लिए आपका सिस्टम अंडर डैम होगा, राइट? ये चीज़ हमें लिखेगा कि जो जब भी रूट कॉम्प्लेक्स होंगे तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, तो एक रूट यहाँ बैठा हुआ है, एक उसके अपोजिट रूट यहाँ पे भी बैठा होगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो चूँकि सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम में दो ही रूट्स होंगे, और अगर दोनों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो दे वुड बी इमेजिनरी, दे वुड बी सिटिंग ऑन दिस कर्व इन अ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फैशन। और अगर रियल है तो वो रियल एक्सिस के ऊपर होंगे, रिपीटेड है तो यहाँ पे जैसे नजर आ रहा है। अगर जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो आपके ख्याल में रूट्स कहाँ पे होंगे फिर इस कॉम्प्लेक्स प्लान में? अगर जीटा ग्रेटर देन 1 होगा तो रूट्स पहली बात है कि किस तरह के होंगे, इमेजिनरी होंगे, रियल होंगे, रिपीटेड होंगे, क्या होंगे? Look at this equation. If zeta is greater than 1, if zeta is greater than 1, यहाँ पे जीटा की कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी पुट करें तो देखा रूट्स किस तरह के होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे जीटा पहले पुट किया था, 1 पुट किया था तो रूट्स क्या आ गए थे रिपीटेड। जीटा को मैंने 0 पुट किया तो रूट्स क्या आ गए कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हुए और प्योर इमेजिनरी थे। अगर मैं जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखता हूँ तो रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होंगे, ठीक है। और अगर मैं जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रखता हूँ तो रूट्स कैसे होंगे? नेगेटिव नहीं होंगे तो लेफ्ट ऑफ लाइन में नेगेटिव साइड पे, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स होंगे या रिपीटेड होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, क्या होंगे? बहुत बेसिक चीज़ें, ये मैट्रिक की चीज़ें, फिजिक्स की चीज़ें यार। यहाँ पे जीटा की कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करें तो जब मैं उसका स्क्वायर करूँगा तो वो वैल्यू 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी होगी तो उसको 1 में से माइनस करूँगा तो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर आएगा। ओवरऑल पॉजिटिव नंबर का अंडर रूट लूँगा तो वो भी एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे भी जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आपने रखी हुई है, तो कांट यू सी के यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी दे वुड बी डिस्टिंक्ट एंड दे वुड बी रियल। उसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं होगा, प्योर रियल रूट्स होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, रिपीटेड भी नहीं होंगे। यू कैन सी ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि इस कर्व के ऊपर अगर मेरे रूट्स यहाँ पड़ेंगे, ठीक है, तो जीटा 0 है। इस कर्व में सेमी सर्कल के ऊपर पड़ेगा तो जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, यहाँ जीटा की वैल्यू 1 है। और अगर ये रूट्स यहाँ से एक्सपेंड होना शुरू करता है, एक इधर मूव करता है टुवर्ड्स राइट और एक इधर मूव करता है टुवर्ड्स लेफ्ट, रियल एक्सिस पे ही रहता है, तो रूट्स मेरे क्या हो जाएंगे? डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, और उस वक्त जीटा क्या होगा? ग्रेटर देन 1। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, जीटा ग्रेटर देन 1 होता है, तो सिस्टम कौन सा होता है? ओवर डैम होता है, अंडर डैम? कौन सा सिस्टम होता है? व्हेन द रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट और रियल, वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बनाया था ना,
एक चार्ट बनाया था, रूट डिस्टिंक्ट है, रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, प्योर इमेजिनरी है। तो यहाँ पे मैंने सिस्टम का बताया था, ओवर डैम, अंडर डैम, सर क्रिटिकली ओवर डैम। डैम। हाँ बिल्कुल सही, ओवर डैम रिस्पॉन्स होगा। तो अगर डिस्टिंक्ट होंगे तो ओवर डैम रिस्पॉन्स होगा। अगर जीटा 1 होगा इस पॉइंट पे जहाँ पे मेरा माउस है, यहाँ पे कौन सा रिस्पॉन्स होगा? रिपीटेड रूट्स का क्रिटिकली डैम। क्रिटिकली डैम, यस सर। जब मैं प्योर इमेजिनरी है, जीटा 0 है, तो रूट रिस्पॉन्स कौन सा होगा? अनडैम्प्ड। इसके बीच में होल लॉट रिस्पॉन्स क्या होगा? ये सारा रिस्पॉन्स इस रीजन में अंडर डैम। अंडर। अब पहुंच गए आप लोग? यस सर, समझ आने लगा है। अब हम ना सिस्टम के जीटा को देख के बता सकते हैं कि सिस्टम किस तरह का होगा, अंडर डैम, ओवर डैम, वhatever। ठीक है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ना पूरा चार्ट बना था, जीटा 1 से शुरू किया इसने और 0 तक गया और साथ साथ रिस्पॉन्स को प्लॉट कर रहा है। तो जीटा 1 के लिए ये रिस्पॉन्स क्रिटिकली डैम था, 1 और 0 के बीच में कौन सा रिस्पॉन्स आना है? अंडर डैम। अंडर डैम रिस्पॉन्स आना है, जिसमें कि ऑसिलेशन होंगी और डायग्राम करेंगे। और सबसे टॉप पे जीटा 0 का रिस्पॉन्स है, वो रिस्पॉन्स कहाँ से है? अनडैम्ड रिस्पॉन्स। बहुत हाई ऑसिलेशन है और ऑसिलेशन मेंटेन रहते हैं। सर जो वन पे है, जो सबसे पहले जो वन पे है, जी, ये क्रिटिकली वो है। सर ये ओवर डैम नहीं होगा? क्रिटिकली में तो थोड़ा ऊपर आता है ना, मतलब वेव ऊपर आती है। हाँ ये थोड़ा सा जाता है, लेकिन ये कि ये ना, इसको भी क्रिटिकली डैम बना रखेंगे आप। इसको जीटा 1 जो है ना रिपीटेड रूट्स का केस है और ये क्रिटिकली डैम केस है। ठीक है सर। जो ओवर डैम है ना वो इसके नीचे आएगा, ये और स्लगिश हो जाएगा, वो स्लो हो जाएगा, ये इसके नीचे से गुजरेगा, ऐसे यहाँ से गुजरेगा जैसे मेरा माउस जा रहा है, और स्लो होता जाएगा। ठीक है, ओके सर। ओके। अब अगर मैं इसमें देखूं किधर गया ये, तो आपके ख्याल में मेरा रूट्स सिस्टम के परफॉर्मेंस बेहतर कहाँ मिलेगी मुझे, और सिस्टम के परफॉर्मेंस के पैरामीटर्स क्या हैं, वो हमने देखना है। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी जो सर काइंडली इसकी डिटेल्स भी बता दें सर, मिड के लिहाज से मिड के ऊपर क्या क्या फोकस होगा सर? ओके, मिड के अंदर ना आपके कुछ एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन हो गए। 30% आपका पेपर ना एमसीक्यू बेस्ड होगा। सर एमसीक्यूज ना करें सर, वो फिर मुश्किल हो जाती है। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, थोड़े से एमसीक्यूज हैं, आपको उसमें भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो भी न्यूमेरिकल टाइप एमसीक्यूज हैं। ठीक है ना? बट थ्योरी कर दें थोड़ी सी उसकी जगह। सर थ्योरी सही होता है सर, तो एमसीक्यूज में या तो आंसर सही आता है या सीधा गलत आता है। चलो उसकी वेटेज कम कर सकता हूँ मैं, उसको 20% कर सकता हूँ। सर एमसीक्यू में मसला ये होता है कि 75% चांस होता है आपका गलत होने का। तो सर मतलब है आप ठीक कर रहे होंगे, लेकिन एक आधी वैल्यू अगर लेफ्ट राइट होगी तो सर मतलब है मार्क क्या पूरा। थोड़ा आहिस्ता बोलो, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई है कि आपने क्या कहा। मैं कह रहा हूँ कि सर एमसीक्यू में आपका 75% चांस होता है गलत होने का। हाँ, उसमें 50-50 भी होता है कि जी आपका गलत हो गया तो सारे नंबर आपके ज़ीरो हो जाता है। सर वो फिर इशू है ना, मतलब चलो देखते हैं ना, मतलब अगर सही हो जाए तो पूरे नंबर भी तो मिल जाते हैं ना आपको। सर वो कम चांसेस है सही होने के। एमसीक्यू में तो इतना मुश्किल नहीं होगा। मैंने जो बनाया ना, आई होप के ना आपने पढ़ा हुआ था, इंशाल्लाह कर लेंगे। सर कोई झलक दिखा दें सर। और जो बाकी जो थियोरेटिकल है वो आपका 70% प्लान, उसमें आपके जो चैप्टर पहले 2 चैप्टर्स हैं, उसमें आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन से लेकर सिग्नल फ्लो ग्राफ है, ग्राउथ हार्वेस्ट स्टेबिलिटी का है, आपको सर्किट दिया बना है तो उसकी इक्वेशंस लिखनी है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है। सर मेसन्स रूल है।
जी जी बिल्कुल, मैसन रूल जो आपका उसमें आता है सिग्नल फ्लो ग्राफ में। ठीक है सर, टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल एमसीक्यूज में आपके तीन तीन एक हाँ एमसीक्यूज होंगे और दो एक आपके थ्योरेटिकल जो दूसरे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल क्वेश्चन, 5 टोटल। 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे? जी 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, 2 न्यूमेरिकल? नहीं नहीं, थियोरेटिकल में जो दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल हैं जो कि आपके 70% का मतलब 35 के दो क्वेश्चन हैं और बाकी जो आपके एमसीक्यूज हैं 30%। सर ये चीज अगर रिपीट कर लें सर, मैं लिख रहा हूँ तो मैं ग्रुप पे भी भेज देता हूँ सर, कोर्स भी और ये चीजें भी सर। कोर्स का जो पहले दो चैप्टर्स हैं उसमें स्टार्ट किया था हमने ट्रांसफर फंक्शन से, और फिर हमने कहा था कि जो कोई भी आपको सर्किट गिवन है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन आपने कैसे फाइंड आउट करना है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी है, उसको लैप्लास में कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हमने सिंगल इनपुट और मल्टीपल आउटपुट केसेस उसके भी देखे थे। फिर हमने इम्पल्स रिस्पांस देखा था, स्टेबिलिटी एनालिसिस, ठीक है, स्टेबिलिटी एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी है या विवो स्टेबिलिटी, उसकी बात की थी, इम्पल्स रिस्पांस की बात की थी। उसके बाद फिर हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन, फिर सिग्नल फ्लो ग्राफ, देन हमने राउथ हार्विट्स किया था स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए। फिर हमने उसमें कहा था जी कि सर आपको सर कोई इससे पहले आपने क्या बताया, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन के बाद आपने क्या बताया? सिग्नल फ्लो ग्राफ जिसमें वो मैसन रूल बनाता है। ठीक। आगे राउथ सर। हार्विट्स में मैंने आपको कहा था जी पॉलिनोमियल गिवन है तो उसमें आपने बताना है कि इसके कितने रूट्स जो है राइट ऑफ प्लान में होंगे, कितने लेफ्ट ऑफ प्लान में होंगे, मेजोरी कितने होंगे। उसमें डिफरेंट केसेस थे कि आपकी कोई पहले एंट्री जीरो हो जाती है या फिर पूरी रो जीरो हो जाती है तो उसका क्या मतलब है, उसके जो रूट्स हैं वो जनरली भी होंगे एंड सो ऑन। इवन पॉलिनोमियल ऑड पॉलिनोमियल की बात की थी, ठीक है ना। फिर चैप्टर 2 में जो चीज़ थी उसमें ये आपकी अवर डैम रिस्पांस क्या होता है, ठीक है ना, क्रिटिकली डैम क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिस्पांसेस कैसे फाइंड करता है, सेकेंड ऑर्डर रिस्पांसेस क्या है। उसमें फिर आपका आज जैसे हमने जीटा की बात की, ओमेगा एन की बात की, ओमेगा एन इज द अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और जीटा इज द डैम्पिंग फैक्टर, ठीक है। सर जी सर चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चंस थे वो रोटेशनल एंड मैकेनिकल नेटवर्क्स के। सर्किट सर्किट से रिलेटेड। नहीं सर, उससे था मतलब स्प्रिंग वगैरह से और मासेस से। नहीं नहीं नहीं, वो इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। ठीक है सर। जितना हमने क्लास में चीज़ें कवर की है ना वो वही स्टफ मैं पूछूंगा, वो जो चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई वो मैंने नहीं पूछी। ठीक है सर। चलो ठीक होगा, इसको जरा देख लीजिएगा। इसमें आपको कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो उसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके साथ इनकी ये कोफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स भी गिवन होंगी, जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये वाला ट्रांसफर फंक्शन है तो इसमें अगर आपसे पूछो व्हाट इज ओमेगा एन तो आप यहाँ से कंप्यूट कर सकते हैं ओमेगा एन की वैल्यू। इसको सेकंड ऑर्डर से कंपेयर करें इससे कि ओमेगा एन इज जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर, तो ओमेगा एन स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 29 इन दैट केस, और वहाँ से फिर आप ओमेगा एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा एन इक्वल टू 29 अंडर रूट, और दिस इज इक्वल टू 2 जीटा ओमेगा एन, तो 2 जीटा ओमेगा एन वुड बी इक्वल टू 4, ठीक है।
So what would be zeta from this equation? तो zeta किसके इक्वल हो जाएगा? ओमेगा आपने निकाला that is equal to 29 under root 2 zeta omega n is equal to 4. So zeta would be equal to 4 over 2 omega n 4 over 2 under root 29. ठीक है? तो यहाँ से जीटा की वैल्यू जो निकलेगी, जो भी वैल्यू आएगी, उससे आप उस वैल्यू को देख के आप सिस्टम के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम किस तरह का होगा, मतलब अंडर डैम होगा, ओवर डैम होगा, क्या होगा। अगर जीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आई है तो सिस्टम आपका अंडर डैम होगा। इफ इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1 सिस्टम क्रिटिकली डैम होगा। इफ इट्स वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 तो सिस्टम ओवर डैम होगा। तो ओवर डैम से तो जीटा की वैल्यू यहाँ से कंप्यूट करके किसी भी ट्रांसफर फंक्शन से उसके बारे में बता सकता है कि सिस्टम अंडर डैम है, ओवर डैम है, क्या। ठीक है, तो जैसे ये ड्रिल प्रॉब्लम है, डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर सिस्टम आर अंडर डैम, व्हिच आर क्रिटिकली डैम एंड व्हिच आर ओवर डैम। तो वो कैसे पता चलेगा? आप इसके जीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, इस पे डिनोमिनेटर का जो पॉलिनोमियल है उसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल के साथ, और वहाँ से उसकी वैल्यू जीटा की वैल्यू फाइंड करके कमेंट करेंगे कि इसका जीटा 0 है, 0 और 1 के बीच में है, या 1 के इक्वल है, या ग्रेटर देन 1 है। अगर 0 है तो सिस्टम कौन सा होगा, इनमें से कौन सा सिस्टम होगा? 0 है तो अनडैम होगा। इसमें अनडैम कोई भी नहीं, मतलब इस पूरे ड्रिल में कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है जिसमें जीटा की वैल्यू 0 हो। क्योंकि जीटा की वैल्यू 0 हो तो इसके जो एस का कोएफिशिएंट है ना वो 0 हो जाएगा, तो इसमें एस का कोएफिशिएंट नॉन 0 आ रहा है। ओवर डैम कब होगा? जब जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। क्रिटिकली डैम कब होगा? जब जीटा की वैल्यू 1 होगी। ये पार्ट बी है ना, पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो जीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। कैन यू कंप्यूट द वैल्यू ऑफ जीटा हियर फॉर दिस पार्ट? ओमेगा n कितना 9 अंडर रूट विच इज 3। ओमेगा n की वैल्यू हो जाएगी 3, और जीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू जीटा इज इक्वल टू ओमेगा n पावर 2 ओमेगा n। तो इस एग्जांपल में हम कर लेते हैं इसको। ठीक है, ओमेगा n इसका है ओमेगा n स्क्वायर 9 है और ये कोएफिशिएंट 6 है। तो लेट मी कंप्यूट दिस फॉर यू। तो किसी भी और फंक्शन के लिए फाइंड करना है। तो इसमें इट वाज s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 9, इसको कंपेयर करना है s स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा s प्लस ओमेगा n स्क्वायर के साथ। तो जो ओमेगा n स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इसका कोएफिशिएंट, सो ओमेगा n इक्वल टू 3। 2 zeta omega n would be equal to 6 this one. So zeta would be equal to 6 by 2 omega n. 6 by 2 omega n is 3, which is 1. So part B जो था that was with zeta is equal to 1. So it was critically damn case. ठीक है, तो अगर मैं कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आपको देता हूँ तो ट्रांसफर फंक्शन के डिनोमिनेटर को देख के आप सिस्टम के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि सिस्टम कौन सा होगा, ओवर डैम होगा, अंडर डैम होगा। और या फिर आप इसके रूट्स निकाल लीजिए, रूट निकाल के देख लेंगे रूट्स किस तरह के आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं, रिपीटेड आ रहे हैं। तो इसके रूट्स निकालें तो आपको मिलेगा कि इसके रूट्स रिपीटेड होंगे। आप देख लीजिए, करके देख लें। ठीक है, इसके रूट्स क्या होंगे? रिपीटेड होंगे। ठीक है, रियल होंगे और रिपीटेड।
इसके रूट्स कंप्लेक्स कन्जुगेट हो गए 100 ये भी 100 नहीं, पहले पार्ट के जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे ओवर डैम से। पार्ट सी जो है ना, इसके रूट्स क्या होंगे 100 डैम के सही है, तो इसके रूट्स कंप्लेक्स कन्जुगेट होंगे। पार्ट डी के भी कंप्लेक्स कन्जुगेट, पार्ट ए के भी कंप्लेक्स कन्जुगेट। डन। सर